Assalamu alaikum students. How are you all people today? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे, होप इज़ अ थिंग विद फेदर्स पोएम, उसी का हिस्सा हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे आप ट्रांजिशनल डिवाइसेस के हवाले से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस होते क्या हैं, कौन से होते हैं और किन किन वजूहात के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रक्चर में। तो वो लेक्चर, उसी लेक्चर के दौरान मैंने आपको बताया था कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, जो आपके पेज नंबर 122 पे, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ आपको, कीप द बुक right in front of you, but before the book we will go through the slides, जिसमें हो सकता है आप हाइफन और डैश से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। पंक्चुएशन मार्क्स के हवाले से एक स्ट्रक्चर है आपके ग्रामेटिकल फॉर्मेट में, जो आपका यूनिट का जो हिस्सा है ग्रामर में, वहाँ पे मेंशन्ड है डैश, ठीक है। लेकिन डैश को आप हाइफन के साथ शायद कंफ्यूज कर लें, इसीलिए एक प्रेजेंटेशन है आपको हम पेश कर रहे हैं, जिसमें हाइफन और डैश की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे मेंशन्ड है कि हाइफन कब यूज होता है और डैश कब यूज होता है। हाइफन और डैश को आप कंफ्यूज ना करें एक दूसरे से, ठीक है। इनकी सिमिलैरिटीज बेशक होंगी, लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं। सिमिलैरिटीज भी कुछ हद तक हैं, लेकिन सिमिलैरिटी भी नहीं है डैश और हाइफन में। कहने को तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल छोटा सा लाइन है, लेकिन हाइफन और डैश में फर्क है, ठीक है। उससे आप मिक्सअप ना करें। हाइफन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जिसके लिए वो यूज़ होती हैं, उनका जो किरदार है वो कुछ और है हाइफन का, और डैश का जो किरदार है वो कुछ और है, जो आप स्ट्रक्चर्स में या रिटन फॉर्म में आप मोस्टली यूज़ करते हैं उसे, हाइफन और डैश को। तो उसे आप मिक्सअप ना करें, इसीलिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपके लिए, ताकि ये कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो जाए। उसके बाद जाते हैं आपकी बुक की तरफ। बुक में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस हवाले से मेंशन किया है उन्होंने डैश का इस्तेमाल, उन्होंने क्या मेंशन की है, क्या क्या बातें की हैं उसमें डैश के हवाले से, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक कंपैरिजन हो जाए तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, इन्फॉर्मेटरी लेक्चर हो। हम भी यही कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले कम से कम टाइम में, ठीक है। तो हाइफन और डैश की कंपैरेटिव एनालिसिस हुई है यहाँ पे, कंपैरिजन हुआ है यहाँ पे कि हाइफन और डैश में फ़र्क क्या है, हाइफन कब इस्तेमाल होते हैं और डैश कब इस्तेमाल होते हैं, और हाइफन कैसा होता है और डैश कैसा होता है, इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, ठीक है। लिखने में भी डिफरेंस है, और उसकी जो किरदार है जो वो अदा करते हैं हाइफन और डैश, उसमें भी फर्क है, ठीक है। तो ये फर्क अगर आपको आ जाए तो इट वुड बी मच बेटर, ताकि आप डैश और हाइफन को एक दूसरे से अलग रखें। जब आपको पता चले कि यहाँ पे मैं हाइफन यूज करना चाहता हूँ तो हाइफन यूज किया जाए, जहां पे डैश का इस्तेमाल हो वहां पे आप डैश इस्तेमाल करें। तो इस पंक्चुएशन मार्क के हवाले से हमारा आज का लेक्चर है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द प्रेजेंटेशन, पंक्चुएशन, डैश एंड हाइफन। Let's discuss the difference between dash and hyphen. How are they physically different from each other, and practically which is used in the written form, ठीक है, वहां से भी क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ओके, सो वी गो ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, द डिफरेंस बिटवीन डैश एंड हाइफन हैव बीन मेंशन्ड राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। यू कैन सी they look almost the same but do completely different things. Okay, they look almost the same, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन है, छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिखने में ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनका जो काम वो करती हैं वो डिफरेंट है, जो उनका किरदार होता है रिटन फॉर्मेट में वो बहुत ही डिफरेंट है। जैसे कि पहला, डैश अ लिटिल लॉन्गर, हाइफन अ लिटिल शॉर्टर, ठीक है। हाइफन का जो लकीर है, वो जो डैश है वो थोड़ा कम है। डैश और हाइफन में फर्क ये है, डैश जो है थोड़ी लंबी लकीर होती है, हॉरिजॉन्टल लंबी लकीर, और जो छोटी लकीर आप लगाओगे तो वो हाइफन कहलाएगा, उसे थोड़ा छोटा सा लगाया जाता है। डैश जो है थोड़ी लंबी लकीर है, ठीक है। यू कैन सी इन द प्रेजेंटेशन द डिफरेंस बिटवीन अ हाइफन एंड अ डैश, ठीक है। डैश आप देख सकते हैं थोड़ी सी लंबी है, हाइफन बिल्कुल छोटी सी लकीर है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये डिफरेंस है फिजिकली जब आप देखते हैं उसको, तो ये डिफरेंस आपको नजर आता है। अभी आगे जाते हैं, इसकी जो रोल्स, व्हाट रोल्स दे प्ले इन द रिटन फॉर्म,
उनकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो एक दूसरे से काफी डिफरेंट है, एक दूसरे से इस्तेमाल जो है उनका जो यूजेज है वो काफी डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर। पहले हम डैश की तरफ जाते हैं। रूल वन में a detour or interrupter, okay, to stop something। डिटोर मतलब एक बात को कहीं और ले जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पैराग्राफ में लिखते लिखते कुछ और लिखना चाहते हैं, सो यूज अ डैश एंड कंटिन्यू विद इट, कि आप कोई और नई बात स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरप्टिंग मतलब रुकावट पैदा करना, वो किरदार है डैश का जब इस्तेमाल करते हैं आप रिटन फॉर्म। सबसे पहली बात ये भी आपको बता दो, डैश आप मुंह से तो बोल नहीं सकते, ठीक है। दिस इज नथिंग रिलेटेड टू स्पोकन फॉर्म। पंक्चुएशंस आर मोस्टली यूज्ड इन द रिटन फॉर्म, तो नजर आए लिखी हुई चीज, ओके। नेक्स्ट रूल, कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ कॉलन की जगह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कॉलन क्या चीज है, जो हमने पंक्चुएशन में पढ़ा था। जब आप पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉलन कौन सी चीज है, ठीक है। एक सेमीकॉलन है, एक कॉलन है। कॉलन आपको पता है 2 डॉट्स इस्तेमाल होते हैं, उसे हम कॉलन कहते हैं, उसे कॉलन कहते हैं। सेमीकॉलन जो डॉट एंड अ कमा यूज होती है उसे हम सेमीकॉलन कहते हैं, तो उसकी जगह भी ले सकता है डैश, यू कैन यूज देम। जब आप कॉलन यूज करते हैं, अगर आप कॉलन ना यूज करें, डैश यूज करें तो भी सही है। रिमेंबर यू नीड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज बिफोर द डैश, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है, जब भी आप डैश यूज करें वो जो पहले वाला सेंटेंस जो भी हो, लेकिन उसका जो अगला सेंटेंस हो वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, जो हमने कंडीशनल सेंटेंसेस में क्लॉजेस में पढ़ा था उस हवाले से कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। इफ क्लॉजेस के हवाले से हमने पढ़ा था, उसमें जो इफ भी यूज होते हैं कंडीशनल में, कंडीशनल टाइप्स में, तो वहां पे हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात की। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो सेंटेंस जो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड ना करे, उसकी अपनी पहचान, पिछले वाले की अपनी पहचान, जो पहला सेंटेंस हो उसकी अपनी पहचान हो, जो कुछ काम हुआ वो खत्म हुआ, फुल स्टॉप हुआ, खत्म हुआ, दूसरा हिस्सा उसका अपना एक किरदार, अपनी एक पहचान, अपना एक सेंटेंस है, ठीक है। सो द क्लॉज शुड बी इंडिपेंडेंट क्लॉज। जब भी आप डैश को यूज करें, यू नीड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज बिफोर द डैश, ओके। इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपने पहले इस्तेमाल करना है, उसके बाद आप डैश यूज कर सकते हैं, जो उसके बाद जो भी आपने सेंटेंस कंटिन्यूटी देनी है, ठीक है। रादर डिसकंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूटी नहीं होती है, बिकॉज दिस इज यूज्ड फॉर डिटोर एंड इंटरप्टर, ठीक है। इंटरप्टर के हवाले से, एक डिटोर के हवाले से, जो एक बात से दूसरी बात, लेकिन जो पहला क्लॉज होगा डैश से पहले वो इंडिपेंडेंट होगा। वो दूसरी वाली जो आप उसके बाद लिख रहे हैं कंटिन्यूटी में, बेशक बात कंटिन्यू ना हो, लेकिन वो सेंटेंस तो कंटिन्यू हो रहा है ना, उस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कोई वो नहीं होनी चाहिए, कनेक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहला सेंटेंस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो अपनी उसकी पहचान होनी चाहिए, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वगैरह वगैरह सारी चीजें उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, वो पूरा सेंस देना चाहिए इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो दिस इज रूल 1 in regard of this. Remember you need an independent clause before the dash, simple thing. It was my worst nightmare. It was my worst nightmare. ये मेरा सबसे बुरा ख्वाब या बुरा, you can consider it like a nightmare, तो बुरे ख्वाब को ही कहते हैं। तो इस रिगार्ड में कि it was my worst nightmare, सबसे बुरा ख्वाब, वो क्या है? कोल्ड पिज्जा, ठीक है। पिज्जा, ठंडा पिज्जा। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इट वॉज माई वर्स्ट नाइटमेयर। व्हाट वॉज माई वर्स्ट नाइटमेयर? कोल्ड पिज्जा। कंटिन्यूटी आपने नहीं दी है, एक इंटरप्टर दे दिया है, जैसे कि डैश दे दिया है यहाँ पे, और ठंडा पिज्जा यानी कि कोल्ड पिज्जा खाना, मतलब उसी हवाले से बोल रही है कि ये मेरे लिए सबसे बुरा ख्वाब है कि मेरे सामने ठंडा पिज्जा पड़ा हो जो फुल टाइम ठंडा हो चुका हो। सो इट वॉज माई वर्स्ट नाइटमेयर, कोल्ड पिज्जा, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूटी में कुछ नहीं बताया जा रहा है, डायरेक्ट बात पे आ गई, यहाँ पे एक डिटोर दे दिया गया है कि क्या है, ओके। दिस वाज द एग्जांपल। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, रूल 2 में मेंशन है कि यूज्ड इंस्टेड ऑफ पैरेंथेसिस टू इंक्लोज एन असाइड। असाइड का मतलब डाइवर्जन, रुख बदलना, बात की रुख दूसरी तरफ ले जाना। जब आप ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हैं तब आप डैश का इस्तेमाल करते हैं इन अ सेंटेंस, ठीक है। असाइड यानी कि इज इक्वल टू डाइवर्जन। डाइवर्जन किसी का रुख बदलना, बात
जो हो रही है उसका रुख बदलना। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल में आपको वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगी जब आप पढ़ेंगे इस एग्जाम्पल को। तो इट इज क्लियरली स्टेटेड हाउ द डाइवर्जन इज मेड फ्रॉम वन सेंटेंस टू द अदर एंड टू द अदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है हिज न्यू कार वॉज अमेजिंग, उसकी जो नई कार थी वो शानदार थी, बहुत अच्छी थी। एक बात हो गई, अचानक डाइवर्जन दी गई है डैश देते हुए कि इट वाज अ 2010 लैम्बोर्गिनी, 2010 यानी कि 2010 मॉडल की कोई गाड़ी थी लैम्बोर्गिनी कंपनी की, जैसे कि टोयोटा, होंडा, सुजुकी, इस तरह के ब्रांड नेम है, ये भी एक ब्रांड है, ठीक है। समथिंग रिलेटेड टू इटली, इटालियन जो कहते हैं हम लोग ब्रांड है इटली की, तो यहाँ वहाँ की गाड़ी है। सो इट इज कंसिडर्ड एज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बात को कैसे रुख चेंज कर रहे हैं। पहले गाड़ी शानदार, उसके बाद उसकी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है रुख उस तरफ की 2010 मॉडल की लैम्बोर्गिनी थी। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट, बट ही कुड नेवर ड्राइव इट आउटसाइड, लेकिन वो कभी उसे निकाल नहीं सका और ना फॉर एग्जाम्पल बाहर चला नहीं सका, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे बात की जो रुख चेंज होती जा रही है। जब आप डाइवर्जन पैदा करते हैं सेंटेंस में तब आप डैश का इस्तेमाल करते हैं। इट इज क्लियरली स्टेटेड हियर इन द रूल 2। ओके, यहां पे ये बात क्लियर है कि डैश कब यूज होता है। नंबर 2, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। बुक्स में शायद आपकी बुक में जो कुछ लिखा होगा वो शायद कुछ हद तक लिमिटेड होगा, यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाती है ताकि जनरली आपको पता चले कि इस चीज की जो है जरूरत किस लिए है, ठीक है। सो दिस वाज रूल 2। नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन द नेक्स्ट स्लाइड एन इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन टू यू। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये भी दिया गया है यूजेज के दौरान। लाजमी बात नहीं है कि हर चीज आप लिखो, ठीक है। मे बी यू आर वर्किंग ऑन योर कंप्यूटर एंड वहाँ पे भी शायद लाजमी बात है, अगर किसी ने टाइपिंग वगैरह सीखा है या ऐसा कुछ किया है तो आप ऐसे करते हैं कि वो जो इस्तेमाल होता है पंक्चुएशन मार्क्स जो कीबोर्ड पे दिए गए हैं वो करेक्टली यूज कर सकते हैं जब आपको इन्फॉर्मेशन हो। तो अगर आपको टाइपिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं है, कीबोर्ड के साथ आपकी वाकफियत नहीं है, तो हाउ विल यू यूज इट? सम टिप्स आर गिवन हियर, दैट्स इट। If your keyboard does not have the dash symbol, use two hyphens. Simple. जब आप कुछ लिख रहे हैं कंप्यूटर पे, अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तब अगर आपको डैश की ना मिले, ठीक है, डैश की आपको ना मिले वहां पे, तो 2 हाइफन से आप काम चला सकते हैं। 2 हाइफन्स इस्तेमाल करें, जैसे कि ये दिया गया है यहाँ पे 2 डैशेस, 2 छोटे छोटे डैशेस जो हाइफन्स कहलाते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डैश की बजाय। अगर डैश है तो डैश यूज करें, अगर आपको यूज करना आता है तो यूज करें। इफ नॉट, अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है कीबोर्ड में, सो यू मे यूज 2 हाइफन्स। यूज नो मोर देन 2 पर सेंटेंस। अगेन एहतियाती तदाबीर जो बताई जा रही है कि यूज नो मोर देन 2 पर सेंटेंस। एक सेंटेंस में जब आप इस्तेमाल करते हैं, जब डैश की आपकी इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है, आपने ऐसा कोई जुमला या सेंटेंस लिखा है, टाइप किया है जिसमें आपको डैश की जरूरत है, तो 2 से ज्यादा हाइफन्स इस्तेमाल ना करें। इफ द डैश इज मिसिंग, ठीक है, ये बात है, पहली वाली बात पे वापस जाते हैं कि इफ द डैश इज मिसिंग इन योर कीबोर्ड, देन यू मे यूज 2 हाइफन्स एंड 2 पर सेंटेंस। एक सेंटेंस में 2 इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं कि 2 से ज्यादा आपने इस्तेमाल 3 या 4 इस्तेमाल कर दे, दैट वुड बी रॉन्ग, ठीक है। टाइपिंग फॉर्मेट की बात हो रही है। नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाइफन के हवाले से, अभी हाइफन कितना मुख्तलिफ है डैश से, वो तो पहले हमने पढ़ लिया फिजिकली कि हाइफन छोटी सी लकीर है, डैश थोड़ी लंबी लकीर है। रूल 1 इसका इस्तेमाल, सेपरेट्स इंडिविजुअल वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। ओके, वर्ड्स की जो पार्ट्स हैं या इंडिविजुअल वर्ड्स हैं जो एक तरह से बोले जाते हैं, उनको एक दूसरे से अलग करती हैं, वो हाइफन है, ठीक है। मदर इन लॉ, जैसे कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सन इन लॉ, ये मेंशन करते हैं आप, तो ये इंटर रिलेटेड वर्ड्स हैं सारे एक दूसरे के साथ, तो अब यहाँ पे हाइफन्स इस्तेमाल होते हैं इनके बीच में, ठीक है। सेपरेट्स इंडिविजुअल वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। 2/3 आप देख सकते हैं, जब आप 1/3 2/3 हिस्सा बताते हैं किसी चीज का, 2/3 आप इकट्ठा ही बताते हैं, इकट्ठा ही बोलते हैं, लेकिन उसे जब लिखा जाता है, उसे लिखा जाता है हाइफन की मदद से बीच में, ताकि ये दोनों कनेक्टेड हैं,
वन थर्ड, टू थर्ड, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ओके, अलग है फिर भी जुड़े हुए हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट, ही इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, ओके। सेल्फ कॉन्फिडेंट जब आप कहते हैं सेल्फ और कॉन्फिडेंट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, जब इन दो पार्ट्स को आप जोड़ते हैं, यू यूज हाइफन इन बिटवीन। द नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक्स प्रेसिडेंट, ओके, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स मॉनिटर, एक्स टीचर। लाइकवाइज इफ यू आर यूजिंग एक्स विद इट, you use a hyphen by showing the relation between two. ex president मतलब हमारे गुजरे हुए सदर, ठीक है, गुजरे हुए इन सेंस मरे हुए नहीं, नॉट डेड वन, गुजरे मीन्स पिछले मरहले में जो सदर हुआ करते थे वो अभी नहीं है, सदर नहीं है, जिंदा है, सदर नहीं है। ही वॉज द एक्स प्रेसिडेंट। हम लोग जो साबिका कहते हैं, साबिका इस्तेमाल होता है, ये अल्फाज बहुत ज्यादा, साबिक, ठीक है, साबिक सदर जो हम कहते हैं एक्स प्रेसिडेंट। Next one, three quarters. Three quarters, both are related to each other. Quarters, सिक्के, ओके, थ्री क्वार्टर्स, अगर आप हिस्सा भी बता देते हैं तो पौना हिस्सा जो हम लोग कहते हैं उसे क्वार्टर कहते हैं। और जब हम करेंसी के हवाले से बात करते हैं तो अमेरिका वगैरह वगैरह में, यूके में, वहाँ पे क्वार्टर्स भी इस्तेमाल होते हैं, जो पौना पैसा कहते हैं, पौने पैसे, ठीक है, 15 पैसे जो होते हैं वो क्वार्टर के हिसाब से आते हैं, या सॉरी 15 नहीं, 25 पैसे जो होते हैं वो क्वार्टर के हिसाब से आते हैं। सो 3 क्वार्टर्स मीन्स 75 पैसे हो गए, 3 क्वार्टर्स, 1 2 3, 25 एंड 25। सिंपल थिंग, डोंट गो फॉर द क्वार्टर्स एट ऑल, आई एम जस्ट शोइंग यू द रिलेशन बिटवीन द टू वर्ड्स, ठीक है, दो अल्फाज एक दूसरे के साथ जुड़े हों, सिंपल। हाइफन इस्तेमाल होता है, यहां पे आप डैश नहीं इस्तेमाल करोगे, डैश करोगे तो वो एक दूसरे को अलग करने की बात होगी, ये जुड़े हुए हैं, हाइफन जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, सिंपल थिंग, अगर आप समझ लें सही। नेक्स्ट, विच वर्ड्स गेट हाइफन्स आर विच डू नॉट, ओके, यहां पे कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो हाइफन्स लगते हैं और कौन से में हाइफन्स नहीं लगते, ओके। ओके, सो यहाँ पे कौन सी वाले हैं, इफ द वर्ड पैर कम्स बिफोर अ नाउन, यूज अ हाइफन टू कंबाइन द वर्ड्स। जो वर्ड पैर हो, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए वर्ड हो और वो नाउन से पहले आए, नाउन से पहले, नाउन हैज ऑलरेडी बीन अंडरलाइंड एंड द पैर ऑफ वर्ड्स आर रिटन इन रेड, जस्ट निशानदेही के लिए, ठीक है। तो हाइफन टू कंबाइन द वर्ड्स, यूज हाइफन टू कंबाइन द वर्ड्स, सिंपल सी बात है। डैश तोड़ता है, हाइफन जोड़ने का काम करता है, ये बहुत बड़ी डिफरेंस है, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। हाइफन छोटी, डैश जो है वो थोड़ी लंबी लकीर, हाइफन छोटी लकीर है। सो ही इज अ स्ट्रॉन्ग विल्ड फादर, स्ट्रॉन्ग विल्ड फादर, स्ट्रॉन्ग विल्ड आर बोथ कनेक्टेड टू ईच अदर। Those are water resistant ducks, water resistant, okay, the watch which I am wearing is water resistant. Water resistant जब आप इस्तेमाल करते हैं कि मतलब पानी जो नहीं जाता है पानी के घड़ी के अंदर, या आपका मोबाइल फोन है जो पानी में डूब जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, इट इज वाटर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ जो हम लोग कहते हैं, वो चीज यहाँ पे मेंशन्ड है, सिंपल। आई हैव अ रेड हेड कजन, ओके, मेरा कजन है जो जिसके लाल बाल हैं, ओके, तो द रेड हेयर इज attached with each other, here you can see with a hyphen, red haired cousin before the noun. So these are some of the things which we have mentioned here regarding hyphen. Now always use a hyphen when one of the words is self, quasi, ex, like and fractions. जब आप हाइफन यूज करते हैं वर्ड्स में, जब आप सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सेल्फलेस पर्सन, सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है, सो यू नीड सेल्फ इंप्रूवमेंट, इस तरह की जो सेल्फ के साथ आप यूज करते हैं वर्ड्स, उसके साथ आप हाइफन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। क्वासी जो यूज करते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, किसी वर्ड के पहले आप क्वासी यूज करते हैं। एक्स, जैसे कि एक्स प्रेसिडेंट पिछले एग्जाम्पल में था, एक्स यूज करते हैं। लाइक यूज करते हैं आप किसी वर्ड से पहले, या फिर फ्रैक्शंस मतलब हिस्से जो बनाते हैं ना, जैसे कि मैथमेटिक्स में, अभी वापस हम लोग मैथमेटिक्स की तरफ तो नहीं जा सकते, वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, जैसे कि 1/3 2/3 हिस्से जो बनाते हैं आप, 100 के जो हिस्से बनाते हैं, आधा हिस्सा, पौना हिस्सा, सो दैट हिस्से, क्वार्टर्स, वो जो मेंशन कर रहे हैं फ्रैक्शंस, उसमें भी आप हाइफन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वासी मींस रिजेंबलिंग, ठीक है, क्वासी से मुराद है रिजेंबलिंग। रिजेंबलिंग मतलब यहां पे जैसे कि शो करना किसी हवाले से, वो उसके साथ मेल जोल खाती हो, इसको रिजेंबलिंग कहते हैं। ही इज सेल्फ कॉन्फिडेंट, एग्जाम्पल सारे आपके सामने वाजे हैं,
तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ के साथ कॉन्फिडेंट इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ही इज अ सेल्फलेस पर्सन, ही इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन। इस तरह की जो सेल्फ के साथ आप कोई अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हाइफन इस्तेमाल करके उसे जोड़ते हैं, वन यूनिट बनाते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, शी इज आर quasi official leader. Quasi official leader means she resembling as a official leader. She resembles as a official leader means उसकी एक पहचान, okay, like resembling होना। नेक्स्ट वन यू कैन सी, ही इज द एक्स प्रेसिडेंट, साबिक सदर, जो हमने बात की थी, जो उसी हवाले से हम लोग बात करते हैं। ही इज द एक्स प्रेसिडेंट, एक्स के साथ अगर आप कहते हैं, अगर आप और आगे जाते हैं, ही इज आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर, मिसाल के तौर पर अगर आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, नवाज शरीफ वाज आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो एक्स जब आप यूज करते हैं उसके साथ आप हाइफन यूज करते हैं। नेक्स्ट, हिज हेलमेट इज शेल लाइक, हिज हेलमेट इज शेल लाइक, उसकी जो हेलमेट है, जो सर पे हेलमेट यूज करते हैं मोटरसाइकिल, वो शेल लाइक है। शेल लाइक मतलब किसी के साथ आप कंपैरिजन करते हैं, समथिंग लाइक समथिंग, ठीक है। शेल जैसे कि आप देख सकते हैं, सीपी वगैरह जो होती हैं समंदर में पाए जाते हैं, जो शेल्स होती हैं जिसके अंदर मोती होता है, उस तरह की चीज जो है शेल कहते हैं। जैसे कि आप स्नेल, स्नेल एक किस्म का कीड़ा है, इंसेक्ट है, उसके ऊपर शेल होता है। जैसे कि आप ले लें कछुआ, टॉर्टॉइस, टॉर्टॉइस भी शेल के अंदर ही बंद होता है, ठीक है। सो उसका जो हेलमेट है वो इतना सख्त है, वो शेल की तरह है, ठीक है। इट इज प्रोटेक्टिंग योर हेड। सो जैसे कि टॉर्टॉइस अपने आप को अंदर कर लेता है, वो शेल के अंदर वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है, शेल। सो हिज हेलमेट इज शेल लाइक। जब आप उसके साथ लाइक यूज करते हैं तो हाइफन इस्तेमाल करते हैं। ही एट 2/3 ऑफ द पाई, ओके, 2/3 हिस्सा। जब आप फ्रैक्शंस यूज करते हैं, 1/3, 2/3, आधा, सो दैट वाइज इन दैट फॉर्म व्हेन यू आर यूजिंग फ्रैक्शंस, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 जो यूज होता है, उस तरह फ्रैक्शंस जब आप यूज करते हैं तब भी आप हाइफन्स यूज कर सकते हैं। ही एट 2/3, 2/3 हिस्सा, पाई, पाई मतलब एक छोटा सा डबल रोटी या कोई केक नुमा चीज होती है जो क्रीम से फिल्ड होती है। अमेरिकन दे यूज इट मोर। आई थिंक हियर वी आल्सो हैव द ट्रेंड ऑफ यूजिंग पाई। तो वो फ्रूट्स इसे भरा हुआ होता है, ऊपर से डबल रोटी टाइप होती है, केक टाइप होती है, उसे पाई कहते हैं। तो 2/3 मतलब 2/3 हिस्सा पाई का, मतलब वो उसने खा लिया, ठीक है। ही एट 2/3 ऑफ द पाई। जस्ट इस्तेमाल के लिए, सेंटेंस पे आप मत जाएं, सिंपल 2/3 फ्रैक्शंस आप यूज करते हैं, 1/3, 2/3। सो इस तरह की चीजें जो आप इस्तेमाल करते हैं sentences में आप hyphen use करेंगे। So this was a simple presentation regarding the difference between dash and hyphen, just for your extra knowledge here. Now we'll continue with our book part. जब हम book में देखेंगे आपको बताया जाएगा कि उसके functions क्या हैं बुक के हवाले से, और उसका इस्तेमाल कैसे कैसे उन्होंने सेंटेंस में किया है, ठीक है। अब जाते हैं बुक की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी बुक पेज नंबर 122 में, तो आपकी बुक में ये डैश के इस्तेमाल के हवाले से, पंक्चुएशन के हवाले से दिया गया है, कुछ बताया गया है। डैश इज यूज एज अ सेपरेटर, जैसे मैंने आपको कहा, डिफरेंशिएट किया डैश और हाइफन को, क्योंकि वो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं कि डैश क्या है, हाइफन क्या है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, डैश जुदा जुदा अलग करना, ठीक है, हाइफन जोड़ने वाला काम करता है। टू इंडिकेट दैट अ सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन ऑफ, वो सेंटेंस टूट चुका है। और टू इंडिकेट न्यू डायरेक्शन ऑफ थॉट, डाइवर्जन के हवाले से बात की थी हम लोगों ने, रुख बदलना, ठीक है, एक और सोच, नई सोच या नई बात आ गई बीच में, तब आप डैश का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। आई विश यू वुड, ओह नेवर माइंड, ठीक है, बात को तोड़ना, एक ही जगह पे कुछ बताना चाहते हो लेकिन ना बताते हुए। आई विश यू वुड, ओह नेवर माइंड, ठीक है, कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन उसे आपने तोड़ दिया, उस बात को तोड़ दी, ओह नेवर माइंड, आपने डैश इस्तेमाल किया यहां पे। बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स आवर वर्ल्ड एंड द वे वी डिस्क्राइब इट हैज चेंज्ड ग्रेटली। जैसे कि वो लैम्बोर्गिनी वाला जो एग्जाम्पल था, उसमें आप देख सकते हैं कि ही ओन्स एन अमेजिंग कार, उसने पहले वो कार शानदार कार थी, उसके बाद डैश लगा के उसे तोड़ के ये लिख दिया कि 2010 मॉडल लैम्बोर्गिनी थी, उसके बाद तोड़ के कि वो निकाल नहीं पाया, ठीक है, या चला नहीं पाया बाहर। सो द सेम इज बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की वजह से आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया, एंड द वे वी डिस्क्राइब इट, और उसे
हम अपनी दुनिया को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, उसे हैज चेंज्ड ग्रेटली, वो काफी बदल चुकी है। सो रुख बदलना, एक डाइवर्जन पैदा करना। जब आप डाइवर्जन पैदा करते हैं तो बीच में आप डैश इस्तेमाल करते हैं, हाइफन नहीं, डैश। ओके, थर्ड एग्जांपल, ही सीम्ड वेरी अपसेट अबाउट, आई नेवर न्यू दैट। ओके, ही सीम्ड वेरी अपसेट अबाउट, वो ज्यादा परेशान लग रहा था। आई नेवर न्यू दैट, मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, सो ब्रेकिंग सेंटेंस, अगेन इंटरप्टिंग, तोड़ना, रोकना। वेल यू सी, आई एम जस्ट नॉट श्योर। ठीक है, जब आप इस तरह कुछ बात करते हैं तोड़ तोड़ के, रुक रुक के, तो ऐसी कोई जब बात आती है तो उसमें डैश इस्तेमाल होते हैं। वेल यू सी, रुक गए, आई एम जस्ट नॉट श्योर। जब ये तोड़ने वाली बात आ जाती है, जब आप बोल रहे होते हैं तो आप बोलते हुए जो रुक जाते हैं, सो दैट pause or stopping of the sentence, breaking of the sentence, you use dash. Next, he was a fine fellow in his opinion. ठीक है, यहां पे अगेन डाइवर्जन, he was a fine fellow, वो एक सही अच्छा इंसान है, अच्छा आदमी है। इन हिज ओपिनियन, उसकी राय के मुताबिक, उसकी अपनी राय के मुताबिक। ठीक है, अगेन द सेम थिंग, एक सेंटेंस कुछ मतलब है उसका, दूसरा सेंटेंस उसका कुछ और मतलब है। सो दे आर नॉट इन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी नहीं होती डैश के इस्तेमाल से। सो एक सेंटेंस अपनी पहचान, दूसरा पार्ट उसका अपना पहचान है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट एग्जाम्पल, ही वॉज अ फाइन फेलो, वो एक अच्छा आदमी था। सिंपल, एक सेंटेंस अलग हुआ। इन हिज ओपिनियन, उसके राय के मुताबिक, उसकी राय जो थी, अभी कौन उसकी राय, यू डोंट नो। सो इसकी अपनी पहचान, उस पार्ट की अपनी पहचान है। सो दिस इज हाउ द डैशेस आर used in a sentence. So this was regarding dash, and now you have an activity along with it. Make sentences by using dash in your sentences. ठीक है, अभी आपने अपने sentences बनाने हैं जिसमें आपने dashes इस्तेमाल करने हैं, उसी मुताबिक जो rules हैं आपके सामने in the presentation you can see, and even in spite of the presentation, if you want more information, right above here dash किस लिए इस्तेमाल होता है, सारी चीज़ें mentioned है यहाँ पे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी सेंटेंसेस बनाएं, प्रैक्टिस इट, जस्ट यूजेज, ताकि आपको पता चले डैश क्यों और कैसे इस्तेमाल होते हैं रिटन फॉर्म में। ठीक है, ओके, नाउ वी गो ऑन टू द ओरल कम्युनिकेशन, जो हमने बताया था आपको हमारे पिछले लेक्चर्स में कि ऐसी चीज भी आएगी आपके सामने। तो इस हवाले से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है द सेम थिंग। ओरल कम्युनिकेशन हमारी बदकिस्मती समझ लें कि आप हमारे सामने नहीं हैं, यहाँ पे फिजिकली मौजूद नहीं है, वरना ग्रुप डिस्कशंस करवाते, प्रैक्टिसेस होती, एक्टिविटीज़ होती, आपके साथ घुल मिल के हम लोग बहुत सी एक्टिविटीज़ करते, कुछ हम सीखते, कुछ आप सीखते। ओके, फीडबैक मिलती है आपकी तरफ से, बट अफसोस दिस इज़ नॉट हैपनिंग राइट नाउ, सो दैट डजंट मैटर। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दें। ठीक है, कोशिश करना मत छोड़े, आप खुद अपना एक माहौल बनाएं, उसमें आप सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा है, ओरल, ओरल मतलब बाय माउथ, ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन फॉर्म। ठीक है, अगर आप अपना स्पोकन फॉर्म इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये एक्टिविटीज काइंडली आप घर पे करें, अपने दोस्तों के साथ करें। अगर आप मेलजोल है अपने दोस्तों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने कजन्स के साथ, फैमिलीज में आप बैठ के ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू लर्न। ठीक है, नॉट टू शो ऑफ। ओके, लोग गलत समझते हैं, डोंट टेक इट इन द नेगेटिव वे। form groups and discuss the given topic. ओके, ग्रुप्स फॉर्म करें और एक टॉपिक दी गई है उसे डिस्कस करें। किस तरह टॉपिक है? होप इज द बेस्ट गार्डियन इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, होप, होप यानी कि उम्मीद दुनिया का सबसे अच्छा मुहाफिज है। क्या है या नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? ओके, डू यू एग्री और नॉट? क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते? ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस, ए डिबेटेबल टॉपिक, जिसे हम डिबेट कहते हैं। सो डिबेटेबल टॉपिक है कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, और आपकी जो ग्रुप डिस्कशन होगी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बंदा, जितने भी बंदे आपके ग्रुप में बैठे हैं, उनसे आप राय मांगे। सपोर्ट योर आंसर, ओपिनियन एंड लॉजिक एंड रीजनिंग। ठीक है, आप अपने जवाब जब दोगे, कि अगर आप कहते हैं कि हाँ, आई एग्री दैट उम्मीद दुनिया का सबसे अच्छा मुहाफिज है, या निगरानी रखने वाला या कारगर मुहाफिज है, तो अगर हाँ तो क्यों हाँ? ओके, यू हैव टू
मेंशन, यू हैव टू गिव आंसर्स, योर ओपिनियन, आपकी राय भी बतानी पड़ेगी आपने कि आपकी राय क्या है, लेकिन लॉजिक और रीजनिंग होनी चाहिए उसमें कि आपने कोई चीज बता रहे हो वो एक फैक्ट पे मबनी हो जो दूसरा बंदा मानने के लिए तैयार हो, ठीक है। ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स आप बताएं रीजनिंग में, और लॉजिक अगर आप पेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा इन डिबेटेबल टॉपिक्स। अगर आप कहते हैं कि नहीं, उम्मीद दुनिया की अच्छी मुहाफिज नहीं है, तो वो भी आपने डिफेंड करना है, उसका भी दिफा करना होगा अपने उस जवाब का। कि अगर आप ना कहते हैं, अगर हाँ कहते हैं तो भी आपने दिफा करना है, अगर आप ना कहते हैं तो भी आपने दिफा करना है। सो दिस वुड बी हेल्दी डिस्कशन। इसमें मारपीट करने की जरूरत नहीं है कि आप एकदम से मारपीट पे आ जाओ, नो। हेल्दी डिस्कशन हो कि आप लोगों की भी राय सुने, आप अपनी राय भी बताएं, और देखें कि क्या आप सही हैं, आप कितने सही हैं, और दूसरा जो है वो कितना सही है कितना गलत, आप कितने सही आप कितने गलत, ठीक है। ये चीजें आप अपना मतलब ऐसे समझ लें कि एक सेल्फ असेसमेंट आप कर रहे हैं, आप अपने खुद का इम्तिहान ले रहे हैं सिंपली, ठीक है। जैसे कि आप बोलते हैं, जो ओरल कम्युनिकेशन होती है आपकी, वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स होते हैं वो भी निकल आते हैं, आपकी गलतियाँ भी निकल आती हैं, आप उसे इम्प्रूवमेंट करते हैं। और जब आप अपनी ओपिनियन या अपनी जो राय होती है वो जब पेश करते हैं लोगों के सामने, वो किस लॉजिक से आप पेश कर सकते हैं, ठीक है। जब आप जवाब देते हैं उसके पीछे आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन या कोई नॉलेज, कोई इल्म है उस हवाले से या नहीं है। सो व्हेन यू आर सेइंग समथिंग यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट इट, ठीक है। आपको उस बात का जो इल्म होना चाहिए जिसके हवाले से आप डिस्कस कर रहे हैं। So this is not something which is much difficult for you people, इंशाल्लाह ये भी आसानी से आप एक ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, एक प्रैक्टिस कर सकते हैं in order to improve your spoken format, ठीक है। तो ये रहा आपका लास्ट लेक्चर रिगार्डिंग योर क्लास 9th यूनिट 13th। तो यहाँ पे हम अलविदा लेना चाहते हैं आपसे। थैंक यू पीपल, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट ऑल ओवर ड्यूरिंग ऑल द लेक्चर्स एंड लिसनिंग टू देम। इसका फ़ायदा आपको पहुँचे यही हमारी उम्मीद है। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड अल्लाह हाफिज़।